Human Sustainable Development Index. Human Sustainable Development Index. The Human Sustainable Development Index has been proposed a way to amend the iconic United Nations Human Development Index. The Human Sustainable Development Index has been developed in 2010 by independent economists. It attempts to measure the overall quality of life factoring into a fourth parameter, per capita carbon emission. As of 2026, China is the largest emitter of carbon dioxide. or 34%, followed by USA 12%, India 7%. India's per capita carbon dioxide emissions are merely 1.9 tons compared
to the corresponding figure of $15.2 Canada, 15.1 Australia, 14.4 USA, 13.3 Russia, 8.9 China, 'माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की। ये क्या है? हमने पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा है। उसमें हम 3 फैक्टर्स की बुनियाद पर देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया ने कितनी तरक्की की है। एक है हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहले हमने उसमें देखा हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसकी बुनियाद पे हम एसेस करते हैं कि किस कंट्री ने कितनी तरक्की की है। लेकिन ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक राय पेश की गई है इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स की तरफ से कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री की तरक्की को देखें, हम सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं देखेंगे। और एक फैक्टर पर कैपिटा कार्बन एमिशन इसमें दाखिल किया गया है कि इसकी बुनियाद पर देखा जाएगा कि कौन कंट्री कितनी तरक्की कर चुकी है। मिसाल के तौर पर इस वक्त जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा CO2 गैसें जो होती है वो उन्हीं कंट्री से ज़्यादा खारिज होती है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ होती है, वहाँ गाड़ियाँ होती है, वहाँ डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, जो जितनी डेवलप हो चुकी है, डेवलप कर रही है, वहाँ उतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस उन कंट्री से रिलीज होती है। इसलिए उन्होंने कहा है, आप देखिए, द ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स has been proposed a way to amend the iconic United Nations Human Development Index। ये एक राय पेश की गई है कि हम तरमीम करेंगे किसको? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें 3 फैक्टर्स को देखा गया है कि हम उसको तरमीम करेंगे। सिर्फ उसकी बुनियाद पे हम डेवलपमेंट को नहीं कह सकते कि ये एरिया डेवलप हो चुका है, क्योंकि इसमें और एक फैक्टर भी है, पर कैपिटा कार्बन एमिशन। वो पर्टिकुलर एरिया या कंट्री माहौल को खराब करने में उसका कितना कलीदी रोल रहा है। अब हम देखेंगे वो भी। द ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड इन 2010 में ये तैयार हुआ है बाय इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने ये तैयार किया है। इट अटेम्प्ट्स टू मेजर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को जब हम देखते हैं बाय फैक्टरिंग into the 4th parameter, पर कैपिटा कार्बन एमिशन। इसमें और एक पैरामीटर को कहा गया है कि इसको इंक्लूड किया जाएगा, उसमें उसकी बुनियाद पर एसेस किया जाएगा। जब हम 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, चाइना इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चाइना में इतनी डेवलप हो चुकी है, कर रही है, वहाँ अभी भी कोल के वो तैयार हो रहे हैं, कोल की बुनियाद, पेट्रोल, डीजल, उसी से ज़्यादा गैसेस रिलीज होती है, ग्रीन हाउस गैसेस। जो इस वक्त चाइना 33 to 34% कार्बन डाइऑक्साइड, ओवरऑल जो टोटल वर्ल्ड में उसका 33 या 34% सिर्फ चाइना से रिलीज होता है। दूसरे नंबर पे है USA 12%। तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, हम 7%, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है हमारी। लेकिन अगर हम पर कैपिटा देखेंगे, हमारा एक फर्द हमारी कंट्री में 1.9
टन के आसपास कार्बन खारिज करता है एवरेज में अगर देखा जाए। जब हम दूसरी कंट्रीज को देखा जाए कि उनका एक फर्द कितना खारिज करता है वो भी हम दिखाएंगे आपको। इंडिया पर कैपिटा कार्बन एमिशंस आर merely 1.9 टन कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ। आप देखिए कनाडा में एक फर्द कितना खारिज करता है कार्बन डाइऑक्साइड 5.2 कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में 5.1। इसलिए अगर हम इस पैरामीटर की बुनियाद पर डेवलपमेंट देखेंगे तो जो ये कंट्रीज है उनकी लेवल बहुत नीचे आ जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेनेट को खराब करने में इन्हीं कंट्रीज का रोल रहा है। क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज है, गाड़ियां है, ऑयल और पेट्रोल से बनने वाली गाड़ियां वो ज्यादा धुआं फेंकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे माहौल खराब हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इसलिए अगर हम इस पैरामीटर की बुनियाद पर देखेंगे उनकी डेवलपमेंट रैंक बहुत नीचे आ जाएगी, बिल्कुल किसकी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की। इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता है अगर ये रूल उसको भी फॉलो करने पड़ेगी पेरिस एग्रीमेंट के, तो उसको भी अपनी कंट्री से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को कम करना ही होगा। ये देखिए कनाडा 15.2, ऑस्ट्रेलिया 15.1, यूएसए 14.4। हर एक फर्द इतना कार्बन एक साल में खारिज करता है। रशिया 13.3, चाइना 8.9। चाइना का एक फर्द एक साल में 8.9 कार्बन खारिज करता है। हमारी कंट्री 1.9 ओनली। चूंकि हम बहुत बड़ी कंट्री है फिर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना 33 या 34%, यूएसए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इंडिया है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, जब पर कैपिटा कार्बन एमिशन जिस तरह हमने पढ़ा पर कैपिटा इनकम, इसमें देखा जाता है एक कंट्री एक साल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन निकालता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई, तो वहां से निकलता है एक फर्द एक साल में कितना निकलता है। औसत एवरेज अगर ग्लोबली देखेंगे एक फर्द कितना निकलता है 4.4 या 4.6 से 7 के दरमियान, ये औसत एवरेज है तमाम कंट्रीज की। 4.4 या 4.6, हम उससे बहुत नीचे है। इंडिया 1.9 ही निकलता है, लेकिन फिर भी हम तीसरे नंबर पे है। ये रहा ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर इसकी बुनियाद पर डेवलपमेंट को देखा जाएगा तो बहुत सारी कंट्रीज जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, उनकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं वो इतनी डेवलप हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्लेनेट को नुकसान पहुंचाने में उन्हीं कंट्रीज का ज्यादा रोल रहा है। क्योंकि चाइना में अभी भी कोल फैक्ट्रीज चल रही है और वहाँ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कम कहाँ है। अफ्रीकन कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वो है ना अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ बहुत कम है। क्योंकि वहाँ ये फैक्ट्रीज बहुत कम है, वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रिलीज होता है। इंडियाज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, इंडियाज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। Environmental Performance Index is released every 2 years by Dale and Columbia universities. Top performers.
एस्टोनिया, लक्समबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, are among the top 10 countries. The 2024 environmental performance index ranked India at 176th place out of 180 countries. India's performance in air quality is disappointing. New Delhi was also in the news for poor air quality. India's environmental performance इंडेक्स में इंडिया कहाँ पे खड़ा है। पहले आप ये देखिए कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज करने वाली अथॉरिटी कौन होती है। एक है वेल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज। ये काम करती है विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ और इसको पब्लिश करती है इस रिपोर्ट को, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को। टॉप परफॉर्मेंस में एस्टोनिया, लक्समबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम among the top 10 countries, जहां एनवायरनमेंट में वो पहले टॉप 10 कंट्रीज में आती है कि उनका एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन और अच्छा। और हमारी कंट्री ने 176 प्लेस हासिल किया आउट ऑफ 180 कंट्रीज। मीन्स दैट अभी हम एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर चुके हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली हमेशा कभी ना कभी न्यूज़ में होता है कि वहाँ सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है, इतना पोल्यूशन है। तमाम देश की कोने कोने से वहाँ गाड़ियाँ जाती है, वहाँ पोल्यूशन, फैक्ट्रीज है, बाकी चीज़ है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में अभी भी हम उतनी तरक्की नहीं कर। इंडिया हैज़ गॉट सब्सिडीज एंड इंक्रीज्ड टैक्सेस ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल, टर्निंग a carbon subsidy regime into a carbon taxation। हमने पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियों पे टैक्स बढ़ा दिया है ताकि हमारी कंट्री में पोल्यूशन कम हो जाए। इस तरह हमने जिन चीज़ों पे सब्सिडी मिलती है उनको कन्वर्ट कर दिया है कार्बन टैक्सेशन पे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप उठाया। अब हम वो स्टेप्स पढ़ेंगे कि कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। एनवायरनमेंट
को बचाने के लिए उनका थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी आपको वो खुद पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हेल्ड फॉर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन सी कन्वेंशन, प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हुई एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। हम चंद का नाम लिखेंगे, उनको आपको खुद पढ़ना है, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सी उनमें लिखूंगा। कन्वेंशंस, protocols and organizations held for environment, ecology and biodiversity are: number one, International Union for Conservation of Nature, IUCN 1918, International Union IUCN was established in 1918 to protect plants, animals and habitats. World Wildlife Fund World Wildlife Fund 1961 was established the organization was established to raise funds for conservation and to protect endangered species. Ramsar Convention
1971. It is an international treaty for conservation and sustainable use of wetlands. The convention aims to halt global loss of wetlands and conserve the remaining ones. The United Nations Environment Program. (1972) was the first international meeting dedicated to environmental issues. कौन कौन सी कन्वेंशन, प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशन हुई एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? नंबर 1, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कब वजूद में आया? 1918 में। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1918 टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड हैबिटेट्स। इसका मकसद था प्लांट्स, एनिमल्स एंड हैबिटेट्स को बचाने के लिए ये कन्वेंशन हुई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1960 में ये वजूद में आया, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड टू रेज फंड्स फॉर कंजर्वेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था कि वर्ल्ड वाइड फंड्स रेज करनी है ताकि हम बचाए एंडेंजर्ड स्पीसीज को। एंडेंजर्ड स्पीसीज में जिस तरह डियर वियर आता है, बहुत सारे जानवर एंड स्पीसीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी आते हैं जो खतरे के जिम्मे में आती है। उनको बचाने के लिए फंड्स रेज किए गए हैं उस पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इनको पढ़िए, डिटेल के साथ पढ़िए, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। रामसर कन्वेंशन 1970 में वजूद में आया। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। इस कन्वेंशन का मकसद था कि वेटलैंड्स को बचाना है। द कंजर्वेशन एम्स टू हार्ट मीन्स टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल लॉस ऑफ वेटलैंड। जो थ्रू आउट वर्ल्ड वेटलैंड्स पे जो नुकसान हुआ है या हो रहा है उसको बचाना है, और जो बचे हुए उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 was the first international meeting dedicated to environmental issues। ये रहे 4। 5th, CITES refers to Convention on International Trade in Endangered species of wild flora
and fauna. Was set up in Washington DC on March 3rd, 1973. The conference aims to control the commercial trade in endangered species and to protect endangered plants and animals. Sixth, Bonn Convention. Or Convention on Migratory Species. It aims to conserve the terrestrial marine and other species. Marine turtles, Siberian crane, and dugong are part of it. और दो कन्वेंशन हमने पढ़ी है। साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये कब वजूद में आई? इसको सेटअप किया गया है वाशिंगटन डीसी में ऑन March 3rd, 1973। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? द कॉन्फ्रेंस एम्स टू कंट्रोल द कमर्शियल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो जानवर एंड स्पीशीज खतरे के जिम्मे में आते हैं, जिनकी तादाद कम हो चुकी है, जिनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है, उनको बचाने के लिए इक़्तिदाम उठाए गए ताकि वो जानवर जिन पे ट्रेड हो रहा है उनको रोका जाए। द कॉन्फ्रेंस एम्स टू कंट्रोल द कमर्शियल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड, जो खतरे के जिम्मे में आते हैं, जिनकी तादाद पॉपुलेशन कम हो चुकी है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको बचाने के लिए कन्वेंशन वजूद में आई। इसके बाद बोन कन्वेंशन और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। इसका मकसद है टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल, जो खुश्की में जानवर रहते हैं या पानी में, या अदर स्पीशीज, उनको बचाने के लिए। इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? मैरीन टर्टल्स, साइबेरियन क्रेन्स एंड दुगांग आर पार्ट ऑफ इट। इन जानवर का नाम भी आता है कभी कभी, कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन एंडेंजर्ड है, ये भी क्वेश्चन में आते हैं।
क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन है, जो ज्यादा खतरे में है, एंडेंजर्ड कौन है, और इसी तरह ये क्वेश्चन भी आते हैं और जानवर का नाम भी पूछा जाता है, कौन कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन नहीं है, इनको भी याद रखिए। और ये हो गई 6। एक कौन कौन सी कन्वेंशन हुई, वीना VIENA वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो हमने कहा एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ओजोन लेयर और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन कौन सी कन्वेंशन हुई। ओजोन लेयर को बचाने के लिए वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए 1985 में वजूद में आया। इट्स सर्व्ड एज अ फ्रेमवर्क फॉर एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को बचाने के लिए वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985 वजूद में आया। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, इज अ क्रूशियल इंटरनेशनल ट्रीटी साइनेड इन 1987 टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ये मीटिंग भी हुई ताकि हम ओजोन लेयर को किस तरह बचाए, उन गैसेस को कैसे रोके जो ओजोन को खराब करते हैं। To protect the ozone layer by phasing out the production and consumption of ozone depleting substances। ओजोन को ज्यादातर कौन कौन से गैसेस खराब करते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो नुकसान पहुंचाता है किसको, ओजोन को, और बहुत सारे थोड़े गैस है, लेकिन मेन गैस है क्लोरोफ्लोरो। इन गैसेस को रोकने के लिए, कम करने के लिए कौन सी कन्वेंशन हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल माय डियर फ्रेंड्स लीगली बाइंडिंग है। हर कंट्री को टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने पड़ते हैं इसके मुताबिक। मीन्स दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उनको रिड्यूस करना ही पड़ता है, जिन चीजों से वो निकलता है उनको कम करना ही पड़ता है। CFC इज द मेन ओजोन डिप्लीटिंग गैस, हैलोन्स भी। CFC इज द मेन ओजोन डिप्लीटिंग गैस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग। ये भी क्वेश्चन में आता है कौन कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है और कौन नहीं है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, लीगली बाइंडिंग। किसके लिए हुई है, ओजोन को बचाने के लिए। मेन गैस क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर है किगाली एग्रीमेंट, इसको भी याद रखिए। किगाली अमेंड्स द 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अमेंडमेंट जो तरमीम हुई उसका होता है किगाली एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को निकालना होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किसके लिए होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते, इस बात का ख्याल रखिए। किगाली एग्रीमेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे फोकस किया गया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि टेम्परेचर राइज करने में, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 3 ऑप्शन होंगे, CFC पे फोकस है, HFC किस पे, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। किगाली एग्रीमेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे इसका फोकस है, जो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बल्कि क्या, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं। किगाली एग्रीमेंट अमेंड्स द 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू फेज आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बाहर निकालना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज मेनली फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज द इशू ऑफ किगाली एग्रीमेंट। Hydrofluorocarbons are several thousand more potent, means strong and powerful greenhouse gases than carbon dioxide। CO2 गैसेज जो निकलते हैं हर कंट्री से, जो हमने दिखाया भी, उससे कहीं गुना, 1000 गुना ज्यादा ये खतरनाक है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो टेम्परेचर बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पोज नो हार्म टू ओजोन लेयर, इससे ओजोन लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बट इंक्रीजेस ग्लोबल टेम्परेचर। ये भी लीगली बाइंडिंग है, किगाली भी लीगली बाइंडिंग। हर कंट्री को किगाली एग्रीमेंट एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों लीगली बाइंडिंग है। टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। मीन्स दैट इन दो गैसेस को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना ही पड़ेगा हर कंट्री को। ये लीगली बाइंडिंग है। कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, कुछ होती है। 9 हो गए यहाँ तक। कौन सी कन्वेंशन हुई नजर रखिए। 10th अर्थ समिट 1992, जिसको रियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, ये हमने पढ़ा है, आपको पता है। काइटो प्रोटोकॉल 1997, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है अर्थ समिट में, ये भी खुद देखिए। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन 2002, ये कौन सी ट्रीटी है, इज अ ग्लोबल ट्रीटी एम्ड एट
प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को बचाने के लिए फ्रॉम परसिस्टिंग ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से बचाने के लिए ये मीटिंग वजूद में आई टू रिस्ट्रिक्ट दीज टॉक्सिक केमिकल्स विच परसिस्ट इन एनवायरनमेंट एक्यूमुलेट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उस पर ये कन्वेंशन मुनक्कद हुई और बहुत सारी दवाइयों पे पाबंदी भी लग गई जब ये कन्वेंशन हुई। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन 2002 और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी हमने पढ़ा। ये तमाम मीटिंग्स इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पे हुई है ताकि हम अपनी धरती को किस तरह महफूज रखें। फिर है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को दूर करने के लिए 2007 में मीटिंग हुई 10 साल के लिए। स्ट्रेटेजी फॉर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाज अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस। इसका फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया और गरीबी को कम करने के लिए, ताकि उन एरिया जो डेजर्ट है वहाँ ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, वहाँ और ज़्यादा रोजगार पैदा हो जाए, उस पर स्टेप्स उठाए जाए। टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट को किस तरह खत्म करें और डेजर्टिफिकेशन पे किस तरह काम किया जाए ताकि वहाँ भी लोगों को रोजगार मिले। फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट पे काम करना है कि वहाँ से किस तरह ड्राउट को खत्म किया जाए, उस पर कौन से स्टेप्स उठाए जाए। ये रहे 13, 10, 11, 12, 13 और 14 हो गए। ये आप खुद पढ़िए, मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखा, आपको खुद पढ़ना है, इन पे क्वेश्चन आते हैं।